अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नम्स के फ़िज़िक्स के पास चैप्टर पर आ चुके हैं और इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारी फ़िज़िक्स का इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इंशाल्लाह नम्स का और पीएमडीसी दोनों का एमडीकैट एस करेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हमें फ़िज़िक्स का नम्स का पास पेपर 2023 का सॉल्व करने को इस वक्त हमारा टास्क है। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। सो वी हैव इन आइज़ोकोरिक प्रोसेस, जो आइज़ोकोरिक, अच्छा इसमें बता दूँ मैं थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि ये क्वालिटी मेरे पास थोड़ी अच्छी नहीं है पेपर की, मगर जैसे तैसे हमें मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्व तो हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा आपका एडजस्ट करना पड़ेगा क्वालिटी, बस मैं बाकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन आइज़ोकोरिक प्रोसेस, आइज़ोकोरिक के प्रोसेस में क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। आइज़ोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइज़ोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट और एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो आइज़ोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, सो वी हैव अ सी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ 42 जूल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क डन इज 32 जूल। देखो हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फार्मूला याद है। अगर आपको जो हीट दिया हुआ है 42 जूल, ठीक है, और वर्क डन आपको दिया हुआ है 32 जूल, तो कहा जा रहा है कि ये बताओ आपका इंटरनल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा यू कितनी होनी चाहिए। 42 में आप जो हो ऐड कर दो, क्या कहते हैं, एक मिनट। इफ़ 42 जूल हीट इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द चेंज इन एनर्जी व्हेन वर्क डन इज़, अच्छा जनाब, यानी कि ये आपका जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी एक्सपेंशन के दौरान हीट ट्रांसफ़र हुई है। तो एक्सपेंशन यानी कि वर्क डन बाय द गैस हुआ है, तो वर्क डन बाय द गैस यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपका 42 माइनस 32। वर्क डन बाय द गैस इज़ ऑलवेज माइनस, अगर यहाँ पे होता ड्यूरिंग क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तो आप 40 प्लस करते हैं, मगर यहाँ एक्सपेंशन है तो 42 माइनस 32, तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 10। सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन बी, 10 जूल्स, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द जनरलाइजेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसकी मैनिफेस्टेशन है भाई, रिलेशन से ही देख लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये आपका लेंस लॉ भी हो सकता है, बर्नौली इक्वेशन भी हो सकती है, और थर्मोडायनेमिक्स भी हो सकती है। तो ये सब आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वैलिड है। सी याद है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी क्रिएटेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो ये किसकी मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। While studying charging and discharging of a capacitor, RC is equal to resistance into capacitance is known as, क्या होता है RC आपका, क्या किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट के। तो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन बी। इतना हलवा अगर एमसीक्यूज आ जाए ना यार पेपर में तो बस मज़ा ही अलग है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, अच्छा जब भी आपके कैपेसिटर्स पैरेलल होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं था मगर चलो बता देता हूँ मैं, अभी याद आ गई ये बात। पैरेलल कैपेसिटर्स में हमेशा जो होता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके प्लस में होते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 वगैरह, ठीक है। और जो आपका सीरीज़ में होता है 1/C1 प्लस 1/C2, अगर आपका रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में तो वो आपका 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस सीरीज़ में होगा तो आप पैरेलल में होगा तो आपका रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो ये रिलेशन है कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल में। सो अभी कैपेसिटर्स में पूछे तो भी आपका ए करेक्ट ऑप्शन इन द पैरेलल। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़, अल्लाह इतना आसान एमसीक्यू यार, नम्स वालों ने क्या बनाया है, फैरेड होता है भाई, मैंने पढ़ाया था फैरेड, मैंने बताया था। द ऐसा यूनिट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ द फैरेड, ठीक है। 1 किलोवाट पर आवर इज़ इक्वल टू, अब बताओ मुझे, मैंने ये वैल्यू लिखवाई थी 3.6 इंटू एक्सपोनेंट 6 जूल्स। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ, अब बता दो भाई मुझे, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। और अगर पूछा गया है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर करंट, सो ये आपका किसका वो होगा, P इज़ इक्वल टू V²/R, पावर हुआ ना आपका, बिल्कुल पावर का यूनिट, बल्कि इसको इस रिलेशन से भी याद मत रखो, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। पावर को याद रखो, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर होता है, तो पावर का यूनिट है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, और इतना आसान है, वोल्ट को अगर हम एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, जूल्स, ठीक है। सो पावर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पावर जूल्स में यहाँ पे किलोवाट पर आवर में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जनाब,
इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर बिकम्स 2 टाइम्स, यानी कि अगर मेरे पास लेंथ है वो आपकी हो गई 2 टाइम्स 2L टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एंड एरिया बिकम्स 1/2 टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर एरिया आपका हो गया A/2 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम, अब इससे अगर आप ये निकाल दो रिलेशन R इज इक्वल टू रो, तो अभी आपके मैसेज आ गया था, अच्छा, सो R इज इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। अगर मैं इस रिलेशन से देखूं तो R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन आपका हो जाएगा A/2, ठीक है। सो ये 2 ऊपर ले जाओ, सो आपका बनेगा R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू रो L ओवर A, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 R इज इक्वल टू 4 रो L ओवर A, सो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 के बराबर, सो द रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसे याद रखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल है मगर आसान है। अच्छा जनाब, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, it will deflect towards north, deflect towards south, move straight, move in circular path। देखो मैंने बताया था जब भी आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर दिया हो तो आप ये नहीं बता सकते कि वो नॉर्थ जाएगा या साउथ जाएगा जब तक आपको मैग्नेट की डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी। तो आपका ए और बी तो हो गया रॉन्ग। सर्कुलर पाथ जब होगा जब आपकी फोर्स उसके ऊपर ट्रेजेक्ट्री होगी या उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सो डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ, मैंने बताया था पैरेलल में हमेशा फ्लक्स के ज़रिए आपका स्ट्रेट लाइन में आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव करता है। सो वी हैव अ सी एज अ करेक्ट ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इज़ द सेम एज दैट ऑफ, देखो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होती है ना वो मैग्नेटिक इंडक्शन की तरह होती है सेम। सो अगर ये मेरे पास स्ट्रेंथ है बी तो मैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते थे हम, उसको भी तो बी कहते थे यार। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों एक ही बात है। तो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन बी। अगर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता तो हमारे पास ए और बी दोनों होते करेक्ट। अभी भी है मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि बी को हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इंडक्शन भी बोलते हैं। द वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ, सबसे पहले कंडक्टेंस काट दो, इलेक्ट्रिक करंट काट दो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स काट दो। मेरे पास एक ही वैल्यू बची भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। पता है मैग्नेटिक के ही चैप्टर में हमेशा वेबर आएगा और टेस्ला, उसके अलावा किसी और चैप्टर में वेबर नहीं आएगा। द लेंजेस लॉ इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंजेस लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मैनिफेस्टेशन है सी। अच्छा जनाब, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द सेकेंड फिंगर इंडिकेट्स, देखो आपकी जो सेकेंड फिंगर होती है ना, एक मिनट, सेकेंड फिंगर आपकी हमेशा, क्योंकि आपकी जो अप वाली थंब होता है, थंब आपका फोर्स मूव करता है, सेकेंड फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करती है, और दूसरी हमारा जो नीचे के टाइम होता है वो आपकी वेलोसिटी मूव करती है, ठीक है। सो हमें पता था ये बात। तो सेकेंड फिंगर आपकी कौन सी हुई, मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ करंट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने ये बात बताई थी सारी यार, मेरी इंपॉर्टेंट बात सारी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, जो मैंने पढ़ाया माशाल्लाह वो सब आ रहा है इस वक्त MCQs में, बहुत आसान है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC इनटू DC इज कॉल्ड, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। डायोड हमेशा रेक्टिफिकेशन का काम करता है, मैंने पढ़ाया था, हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, डायोड। द कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, अल्लाह माफ़ करे इतना आसान क्वेश्चन भाई, रेक्टिफिकेशन होती है ना, बी। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायोड्स आर यूज्ड, कौन सा डायोड्स यूज़ होते हैं भाई, D1 D2 D3 D4, 4 डायोड्स मैंने पढ़ाया था, इसका MCQ भी सॉल्व कराया था मैंने, सारे वही MCQs रखे हुए आ रहे हैं भाई, मुबारक हो। अच्छा जनाब, हमारे पास बाकी MCQ कौन सा है, हाँ, द टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड, कौन सा टाइम होता है भाई, वो हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ होती है वो। अच्छा जनाब, a 32 gram radioactive element decays and remaining 2 gram after 60 days. What is half life of this radioactive element? यार अगर 32 ग्राम जो है एलिमेंट डिकेज हुआ और 2 ग्राम रहा 60 डेज़ बाद, तो अगर मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई करूं कि 32 को अगर मैं 2 से ही कर लूं, 64
और 60 डेज़। तो इसको बल्कि इस तरह कर लेते हैं, एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा हाँ, बल्कि सही है ना, इसको इस तरह कर लो कि आपका जो 32 है उसका हाफ़ क्या होगा 16, 16 का हाफ़ क्या होगा 8, और 8 का हाफ़ क्या होगा 4, और 4 का हाफ़ क्या होगा 2। सही है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 हाफ़ लाइव्स हैं तो 4 हाफ़ लाइव्स हो गई, और मेरे पास टाइम कितना था 60 डेज़। तो 4 आपका बनेगा 4 1 ज़ा 4, 2 यहाँ कैरी, 4 5 ज़ा 20, 15 डेज। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये रिलेशन मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर फिजिक्स में, बस इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना। इफ़ द कार इज स्लोइंग डाउन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे स्लोइंग डाउन हो रही है, देन एक्सेलरेशन विल बी अलॉन्ग। एक्सेलरेशन कहाँ होगी मुझे तो पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन जब आपकी कार एक्स एक्सिस में होगी नेगेटिव डाउनवर्ड्स में, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है ना वो होगी आपका, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये ग्राफ है और यहाँ पे आपकी कार नेगेटिव एक्सिस पर स्लोइंग डाउन हो रही है, तो अगर मुझे, क्योंकि नेगेटिव पे जा रही है यानी कि इसकी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो होनी चाहिए, तो अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है तो और नेगेटिव है तो मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए एक्स एक्सिस पर, तब जाके इसकी फोर्स ज़ीरो होगी। सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन ए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग द कर्व पाथ इज़, अगर कर्व पाथ की बात हो रही है तो जब भी कर्व पाथ आएगा तो आपकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलॉन्ग द टेंजेंट। मैंने बताया था सर्कल के अंदर हमेशा टेंजेंट के जरिए हम किसी की वैल्यू निकालते हैं। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें कोई चीज़ ही हमारी मतलब वेरिएबल चेंज नहीं होती, मोमेंटम चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, और ऑल आर कंजर्व। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, अल्लाह भाई इतना आसान क्वेश्चन, वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। देखो जब भी आपकी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो सेम चाहिए ना, तो वो आपकी तकरीबन लाई करेगी 30 से कम होगी, यानी कि 30 से कम होगी, और रेंज अगर आपकी प्रोजेक्टाइल की सेम चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में 30 से कम होगी और 60 से ज़्यादा होगी। तो ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, डी भी आपका रॉन्ग हो गया। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन सी, 75 एंड 15। ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है प्रोजेक्टाइल की, 75 और 15। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, ओफो इसका बता दो भाई क्या होगा। फोर्स ऑफ टाइम का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। हमेशा ये वैल्यू आपकी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। एट वॉट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ज़ीरो। इसकी जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी हमेशा कहाँ पर ज़ीरो होगी, मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे। सही है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो प्रोजेक्टाइल की वो है वो ज़ीरो होती है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। यार इसका अगर 1 जूल है आपका और हाइट के बारे में बात की जा रही है, सो वर्क और एनर्जी आपकी इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि W इज़ इक्वल टू एनर्जी। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 1 है तो मेरे पास वर्क डन भी कितना होना चाहिए 1। सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन ए, 1 जूल। सही है, 1 जूल मेरे पास का आंसर है। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ओफो किसका डॉट प्रोडक्ट है भाई, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, एक मिनट, P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी होता है ना, और D इज इक्वल टू एफ वी अपॉन टी। सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ पी, बिल्कुल सही है, फोर्स एंड वेलोसिटी। बी, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स। यार जब भी फोर्स का जिक्र आएगा ना और डिस्प्लेसमेंट का, सो ये हमारे पास जो होगा तकरीबन एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये आपको देगा, पावर देगा। बल्कि एक मिनट रुको ज़रा यार, देखो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है, W इज इक्वल टू एफ डी, तो वर्क देगा ना, वर्क। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
A body of mass m is moving with a velocity v. After a short interval of time, its velocity becomes double. How many times its kinetic energy will increase or decrease? यार इसका आसान तरीका ये है, अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, डबलिंग द वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा यानी कि 2v स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा 4v स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम्स. सो 4 टाइम्स इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन. In case of centripetal force Fc is equal to mv square upon r, आपकी जो होती है the value of instantaneous acceleration is given by. Instantaneous acceleration आपकी किस उसमें दी जाती है भाई? ac is equal to v square over r, मैंने बताया था d. ठीक है. An electric motor turns at 400 revolutions per minute. एक मिनट, ये हाँ ठीक है. इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट को अगर मैं इस तरह लिखूं, द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस विल बी. अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस किस तरह निकालेंगे? 400 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई, और 53.7 भी हो सकता है. 2 पाई ओवर 60 सेकेंड्स. अगर मैं इसको डिवाइड करूँ पूरे को, तो मेरे पास आएगा 800 पाई ओवर 60 इज इक्वल टू 40/3. देखो इसका पता है आसान तरीका क्या है? अगर इस तरह क्वेश्चन है ना, आप सॉल्व नहीं करो. अगर 400 है ना, तो 400 में से एक जीरो निकाल दो, 40. अब देखो 40 कहाँ है? सी में है, तो 40 इज़ द करेक्ट आंसर, सी. ये तुक्का लगाने की बड़ी टेक्निकल ट्रिक है, तो इस तरह भी कर सकते हो. अ डिस्क, अ हूप एंड अ स्फेयर आर रोलिंग डाउन फ्रॉम वन इंक्लाइंड प्लेन साइमल्टेनियसली. विच ऑब्जेक्ट विल रीच एट द बॉटम फर्स्ट? यार जब भी कोई मतलब इस तरह क्वेश्चन आया ना कि डिस्क हो, हूप हो, या फिर आपका स्फेयर हो, और वो रोल कर रहे हो इंक्लाइंड प्लेन से एक ही साथ, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो ये आपका हमेशा स्फेयर पहुंचेगा, क्योंकि सर्कल जो आपका स्फेयर होता है ना, वो मतलब पहले ही पहुंचता है एक तरीके से. तो इसमें कोई अगर देखा जाए तो कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसकी, मगर ये कि अगर एक तरीके से मैं देखूँ तो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन सी, कि स्फेयर में ही ज़्यादा हम इसको मानते हैं कि वो जल्दी इसकी पहुँचने की एबिलिटी होती है. आगे बढ़ते हैं. ये एमसीक्यू थोड़ा ब्लर है, मैं इसको बताता हूँ, मुझे याद है इसकी मतलब चीज़. द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज एफ सी इज इक्वल टू एम, ये क्या दिया हुआ है? हाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना. सो एम वी स्क्वायर ओवर आर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मगर अगर देखा जाए तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है. सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन सी. ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. इन द फॉलोइंग फिगर द वेव लेंथ इज. यार यहाँ से वेव लेंथ किस तरह निकालोगे? पहले तो मुझे ये बताओ. टोटल लेंथ और नंबर ऑफ वेव्स. नंबर ऑफ वेव्स कितनी है आपके पास? ये एक पूरी और एक पूरी, 2. तो नंबर ऑफ वेव्स मेरी 2 गई, 2. और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर. तो 2 1 ज़ा 2. सो वी हैव अ 1 आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विद इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल. ये बता दो, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड करती है? नहीं करती. सो क्या आंसर होना चाहिए इसका? रिमेन्स द सेम. स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूँ, आपको याद होना चाहिए गैमा पी ओवर रो, और मैंने बताया था कि आपका जो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है आपकी वेलोसिटी. सो वी हैव अ रिमेन द सेम, डी करेक्ट आंसर. इन ट्रांसवर्स वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड. मीन लेवल से ऊपर क्या होगा? क्रस्ट, और मीन लेवल से लो क्या होगा? आपका ट्रफ. सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन बी. लास्ट एमसीक्यू, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख के मैंने बोल दिया एम्पलीट्यूड, सी. तो यहाँ पर हमारे इंतहाई आसान किस्म के फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं सॉल्व हो चुके हैं, और बहुत ही हलवा पेपर है यार. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से आपको रिवाइज़ भी हो गया होगा फिज़िक्स का हर पार्ट, और इंशाल्लाह आप नम्स में मेरी दुआ है कि आप पूरे 150 में से 150 नंबर लाओगे इंशाल्लाह. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिज़िक्स कंप्लीट हो चुका है.